Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about Central Council of Ministers. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी गवर्नमेंट रन करने में. ठीक है, उसकी इंट्रो क्या है, उनकी नेचर ऑफ एडवाइस बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ओथ सैलरी वगैरह क्या होती है, और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस है, कैबिनेट क्या होती है. ठीक है, और उनके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है. ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मतलब प्राइम मिनिस्टर भी उसका पार्ट रहता है. तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, जो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, जिनके हाथ में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है. ठीक है, आर्टिकल 74 क्या डिफाइन करता है? स्टेटस डिफाइन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. आर्टिकल 75 क्या डिफाइन करता है? अपॉइंटमेंट, टेन्योर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी मिनिस्टर्स की होती है, उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे. ठीक है, जो नेचर ऑफ एडवाइस होती है बाय द मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74 ये होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है, जो एड एंड एडवाइस करते हैं वो बाइंडिंग होती है. एंड सेकंड थिंग ये होती है कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है कि आप दोबारा सजेशन दो, बट रिकंसिडरेशन होने के बाद उनको पास ही करना पड़ता है. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास सेकेंड टाइम के लिए कोई पावर नहीं है. ठीक है, जो भी एडवाइस या एड वो देते हैं वो किसी भी कोर्ट में आप उसको इंक्वायर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोविजन इसलिए प्रोवाइड की है बिकॉज जो सारा डेटा, जो भी सारी चीज़ें डिटेल कवर होती हैं बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, वो सारी सीक्रेसी मेंटेन रहे. ठीक है, और उसके बाद ये है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ समय के लिए रहती है, बिकॉज प्रेसिडेंट कांट वर्क विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिकॉज उसकी एड एंड एडवाइस ज़रूरी ही है. इन केस लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, इन दैट केस कैसे होगा? अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो दैट वोंट बी अ गुड सिचुएशन, क्योंकि उस टाइम पे रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होती है इनकी. ठीक है, तो वो नहीं मिलेगी. तो इस वजह से प्रेसिडेंट का वर्क करना विदाउट एनी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? वायलेटिव होगा एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. ये मेंशन्ड है आर्टिकल 74 में. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. जो भी मेजॉरिटी पार्टी जीतती है उसका चीफ चूज किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर. एंड प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, किस किस को किस पोस्ट पे लेना है. ठीक है, वो सारी एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, जो मिनिस्टर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या ये भी हो सकता है कि किसी हाउस का वो मेंबर नहीं हो. लेटर ऑन विद इन 6 मंथ्स उसको टाइम होता है कि विद इन 6 मंथ्स उसको किसी पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है. ठीक है, अगर 6 मंथ्स में वो नहीं बनता है तो उसका जो स्टेटस होता है वो सीज हो जाता है. ठीक है, और क्या है कि जो भी मिनिस्टर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो सारे हाउस की प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है, मीटिंग्स को, कमेटी मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, बट उसके पास वो राइट सिर्फ अपनी ही हाउस में होगा जिस हाउस का वो मेंबर है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है. आर्टिकल 74 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. बेसिकली ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स है उनको रन करता है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव को रन करता है. तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो उनकी एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है. ठीक है, प्रेसिडेंट को वो लेनी पड़ती है, रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं, बट अगर दोबारा वो भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट को पास होना पड़ता है. एंड दूसरी चीज़, इंक्वायरी नहीं हो सकती. जो भी एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी है उसके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती. उसके बाद है आर्टिकल 75 जो अदर प्रोविजंस है टूवर्ड्स द मिनिस्टर्स. कैसे? एक तो ये है कि 15% ऑफ लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं, सपोज 545 लोकसभा के मेंबर है, उसके 50% से ज़्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते. ठीक है, 50% से एक्सीड नहीं कर सकते. और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, अदर मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को और फिर सजेस्ट किए जाएंगे. ठीक है, जो भी मेंबर होता है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करता है, ठीक है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कैसे है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. वो मेंबर नहीं रह सकता. ठीक है, उनका टेन्योर कितना रहता है? जितना टाइम वो मेंबर रहते हैं उस काउंसिल का. आर्टिकल 75 ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है टू अपॉइंट द मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होंगे. ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो 15% ऑफ लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ये जो रूल आया था वो 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 से आया था। ठीक है, जो एक मेंबर है एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, अगर वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, तो क्या होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी मेंबर नहीं रह सकता। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, उनको सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। मिनिस्टर जो हैं वो होल्ड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट की प्लेजर के अकॉर्डिंग। अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो लेटर ऑन निकाल भी सकता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और 6 मंथ्स में वो प्रूव भी नहीं कर पाता, किसी का मेंबर नहीं भी बन पाता, तो सीज हो जाती है उसकी अथॉरिटी। सैलरी और अलाउंसेस जो भी सेट किए जाते हैं मिनिस्टर्स के, वो बाय पार्लियामेंट किए जाते हैं। आर्टिकल 77 ये बोलता है कि जो भी बिजनेस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो भी ऑर्डर साइन होते हैं, एक्शन साइन होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वो प्रेसिडेंट ही साइन करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी रहती है, चाहे वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहता है, बट सारी जगह पे साइन उसी के ही होते हैं और वही ऑथेंटिकेट करता है। एंड प्रेसिडेंट ही रूल सेट करता है फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन जो मिनिस्टर्स को करनी होती हैं। ठीक है, आर्टिकल 78 ये है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एक तो कम्युनिकेट करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टू द प्रेसिडेंट के क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होती है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट पूछता है तो प्रेसिडेंट को वो चीज़ें बतानी होती हैं। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड थर्ड चीज़ ये है, इफ प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, कैसे होता है कि एक मेंबर ने कोई डिसीजन दिया या एक मेंबर ने कोई सजेशन दिया, उसके ऊपर डिस्कशन होता है पूरी काउंसिल का, तो वो डिस्कशन भी जो है वो ले सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कि उनके क्या डिसीजंस है, उनके क्या थॉट है इसके पीछे। उसके बाद है आर्टिकल 88 जो है वो डील करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेज। बेसिकली जो भी मिनिस्टर होगा, ठीक है, जिस हाउस का वो पार्ट होगा, जिस हाउस का वो मेंबर होगा, वहाँ तो वो वोट कर सकता है, दूसरी जगह वो प्रोसीडिंग्स वगैरह अटेंड कर सकता है, बट वोट का राइट उसके पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है ऑथ सैलरी एंड कंपोजिशन ऑफ मिनिस्टर्स। ऑथ क्या होती है, ऑथ कौन दिलाता है मिनिस्टर्स को, ऑथ ऑफ सीक्रेसी, दैट इज प्रेसिडेंट दिलाता है, और उनको ऑथ लेनी होती है। ये 4 पॉइंट है, टू बियर ट्रू फेथ allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India। sovereignty मतलब independence and integrity मतलब इसको united रखना। to faithfully and consciously discharge the duties of office, फेल नहीं होना है, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाना है। ठीक है, to do all the manner of people in accordance with the constitution, सारे rules and law follow करते हैं, जो हमारी सुप्रीम लॉ मेकिंग बुक है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, जो भी ऑथ ऑफ सीक्रेसी होती है उसके अंडर ये होता है कि उनके बीच में जो भी डिस्कशन होगा बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो बिजनेस मैटर के रिलेटेड है, या मिनिस्टर जो है वो फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ उनको बताना पड़ेगा, अदरवाइज मीडिया वगैरह में ये चीज़ें नहीं जाएंगी। मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस बेस्ड ऑन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं, वही उसको पेएबल होती हैं। उसके बाद है कंपोजिशन क्या होती है, 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, और एक डिफरेंट टाइप के होते हैं दैट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, तो हमारे पास टॉप अथॉरिटी होती है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, टॉप अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके पास सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री भी उसको बोल देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह। जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं या तो उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है या तो वो डिपेंडेंट हो सकते हैं अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इन केस उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, इन दैट केस कैसे होगा कि वो अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहेंगे, सारे फंक्शंस एक्सरसाइज करेंगे, बट कैसे है वो कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उनके डिपार्टमेंट की कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटेंड करेंगे, अदरवाइज कैबिनेट मीटिंग का वो पार्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, स्पेशल इनविटेशन पे ही वो जा सकते हैं। इन केस वो कैसे है कि वर्क कर रहे हैं अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, इन दैट केस कैसे होगा, सारी सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर वो काम करते रहेंगे। डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता। ठीक है, वो सारी चीज़ों में असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटी, सारा बिजनेस रन करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, बट दे डोंट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज क्या होते हैं,
आर द मेंबर्स ऑफ लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल के अंडर नहीं होता है, ठीक है, वो अटैच किए जाते हैं विद द सीनियर मिनिस्टर्स और उनको असिस्ट करते हैं फॉर द पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में, ठीक है, उनको निभाने में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स क्या है हमारे पास, आर्टिकल 75 बोलता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, लोकसभा गिर जाती है, इन दैट केस कैसे होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सिंक हो जाएंगे। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, वेदर वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस के मेंबर हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, तो जो भी एक्ट ऑफ फॉर्मेशन कमीशन होते हैं वो सारे उनकी वजह से ही चलते हैं, ठीक है। दे वर्क एज अ टीम, सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो राज्यसभा के भी जो मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मान सकता है, नहीं मान सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है लोकसभा में, इन दैट केस, ठीक है, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं रहता है इन दैट केस। कैसे होता है, इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर्स टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन। अगर उनके कैबिनेट डिसीजंस को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर उनको बोला क्या कि रिजाइन करो, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। इन केस उनका वर्क सही से नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट एक सिंगल इंडिविजुअल को कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। तो कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कोई भी डिससेटिस्फैक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर भी ये बोल सकता है कि आप रिजाइन कर दो, ठीक है। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में कैसे होता है कि किंग जो होता है वो हमेशा राइट होता है, किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, ठीक है। जो भी चीज़ें पास होती है उसमें किंग के साइन ज़रूर होते हैं, मोहर ज़रूर लगती है, स्टैंप लगती है, बट उसमें जो है सारे काउंटर साइन करते हैं जो भी मिनिस्टर्स होते हैं। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें मिनिस्टर्स की जो भी सजेशन होते हैं, एड एंड एडवाइस होती है, उन मिनिस्टर्स के सिग्नेचर्स नहीं होते हैं। एट द एंड सिग्नेचर किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं, ठीक है। तो नो मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजंस जो भी वो देते हैं, ठीक है। कोर्ट्स भी इस चीज़ में इंक्वायर नहीं कर सकते, वो बार्ड किए गए हैं, मतलब उनके पास ये राइट नहीं है। उसके बाद है कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट। कैबिनेट जो होता है इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है बिकॉज मैक्सिमम जो अथॉरिटी रहती है इनके पास होती है। सारे बड़े डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं, मिनिस्ट्रीज जो रहती हैं वो इनके हाथ में रहती हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, ठीक है, सारी पॉलिसीज़ ये बनाते हैं। तो ये सारी जो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैबिनेट ही होता है, ठीक है। उनके पास सारे मेजर लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल मैटर सारे वो डील करते हैं, कोई भी क्राइसिस आता है वो सारी चीज़ें वो डील करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेन अथॉरिटी है वो कैबिनेट के पास ही रहती है, ठीक है। कैबिनेट इज़ अ स्मॉल बॉडी 15 to 20 पीपल की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगी। एक इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट का कंसेप्ट है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये इनफॉर्मल बॉडी होती है जो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो भी 4 से 5 जो भी उसके मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके साथ मिलकर बनाई जाती है, ठीक है। वो 4 to 5 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो उसकी फैमिली मेम्बर के लोग भी हो सकते हैं या क्लोज मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ लाइक इनफॉर्मल मीट, ठीक है। ये जो किचन कैबिनेट का कंसेप्ट है ये यूएसए में, ब्रिटेन में बहुत फेमस है और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी रहता है। इनर कैबिनेट के हमारे पास मेरिट्स क्या रहते हैं कि ये स्मॉल यूनिट होता है, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कोई केओस नहीं होगा। ज़्यादा कैबिनेट में मेंबर होते हैं तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, देन मीटिंग रखनी पड़ती है। ये इनफॉर्मल मीट होता है, कभी भी मिलके डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं सारी फॉर्मुलेशंस करने में, सारी पॉलिसीज़ बनाने में। फाइन। डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये अथॉरिटी और स्टेटस रिड्यूस कर देते हैं कैबिनेट बिकॉज इट्स नॉट अ फॉर्मल कैबिनेट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है एक्सटर्नल लोगों को शायद वो फॉलो नहीं होता होगा, उनके फैमिली वालों को पता नहीं होता होगा, बट इन्फ्लुएंशियल रोल उनका बहुत ज़्यादा होता है बीइंग अ फैमिली, ठीक है। इट सर्कमवेंट्स द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन टू प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल बिकॉज वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं पॉलिसीज़ पे एंड एवरीथिंग जो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के अंडर आता है।
ठीक है। इसके बाद है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 60 to 70 मिनिस्टर की एक लार्ज बॉडी है, वाइडर कंसेप्ट है। कैबिनेट जो है वो 15 to 20 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनके पास 3 कैटेगरी, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है उनको, नहीं भी दिया जा सकता। तो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज होती है। इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं और टाइम टू टाइम अपनी मीटिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। वंस इन अ वीक यूजुअली मिलते हैं और कलेक्टिवली फंक्शन करते हैं कैबिनेट में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैसे है, कोई भी कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता, ठीक है। रेयरली वो मिल पाते हैं एज अ बॉडी, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें कैसे है, कैबिनेट मिलती है रेदर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट्स अ लार्ज बॉडी, ठीक है। तो सारी पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो कैबिनेट के पास सारी पावर होती है, ठीक है। जो भी कैबिनेट डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने में किसका हाथ होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। उसी के बेस पे एड एंड एडवाइस दी जाती है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस वजह से आर्टिकल 74, 75 इसके साथ डील करते हैं। बट जो कैबिनेट है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये आर्टिकल 352 के अंडर कैसे था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इसका जो कंटेक्स्ट था वो डाला गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है। बट कैसे है, जो कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को होती है और फिर इनडायरेक्टली लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल। एंड कैबिनेट जो होती है उसको मल्टीपल लोगों ने, मल्टीपल रोल्स ने बोला है कि लॉवेल ने बोला है द कैबिनेट इज अ कीस्टोन ऑफ पॉलिटिकल आर्क, ठीक है। द कैबिनेट इज अ मैग्नेट ऑफ पॉलिसी एंड टाइम टू टाइम डिफरेंट एल.एस. आमरी ने बोला है द कैबिनेट इज अ सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सर आइवर जेनिंग्स ने भी कैबिनेट के बारे में बोला है बेसिकली इट्स अ कोर डिसीजन बॉडी ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये डिसीजंस आते गए डिफरेंट लोगों के, जैसे राम से मुयर ने बोला है द कैबिनेट इज अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ शिप ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कोट्स है जो आप अपने मेंस आंसर में लिख सकते हो, अदरवाइज इसका बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो एंड दैट विल बी इनफ टू आंसर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो मेन आर्टिकल्स है जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डील करते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, 74 to 88। 74 जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट के साथ काम करता है। 75 में जो है जो भी प्रोविजंस, अलाउंसेस, सैलरीज जो दी जाती है मिनिस्टर्स को, उसके साथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आर्टिकल 77 में है। 78 में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या बनती है टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट, ठीक है। 88 में ये है कि मिनिस्टर्स के राइट क्या है इन द हाउसेस, किसका वो मेंबर होंगे, किसमें वो वोट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। स्टे कनेक्टेड टू कोर सिटी, स्टे ट्यून्ड, बाय।